हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की हमारी क्लास है मिक्स क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले 5 क्लासें आ चुकी हैं। काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग इन क्लासों में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं। सीडीपी के, हरियाणा जी के, एसएसटी, ईवीएस, साइंस, सभी क्वेश्चन आपको मिक्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस कारण से आपकी यहाँ से काफ़ी तैयारी अच्छी हो रही है और करंट के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो इसी तरह की सीरीज़ हमने और भी स्टार्ट कर रखी है और इसका भी छठा आज भाग आ रहा है जो आप देख रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी प्यारी सी क्लास। आप भी क्लास के लिए तैयार रहा करें और क्लास को कंटिन्यू देखा करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, हाँ ये सुन लेते हैं इसकी। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है। हम सीडीपी की बात यहाँ पर कर रहे हैं और बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा है। यूँ मान लें कि जो मेन फिलोसफर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें से एक हैं जीन पियाजे। काफ़ी महत्वपूर्ण है सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी अच्छी थ्योरी इन्होंने दी है। और जीन पियाजे क्या बोलते हैं, ये बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोलते हैं क्योंकि बच्चा काफ़ी सारी तोड़ मरोड़ बचपन में करता हुआ चीज़ें सीख जाता है। इस कारण इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है। और किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन देकर उसके साथ में जो कथन दिए जाएंगे कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने कहा है और रीजन दिया जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, एक क्वेश्चन देकर उसके साथ में 2 से 3 कथन दिए जाएंगे और फिर पूछेंगे कि इनका मिलान करें। एक में लिखा होगा जीन पियाजे ने यह बात बोली है, दूसरा लिखा होगा जीन पियाजे का संबंध यहाँ से है, तीसरा कुछ और लिखा होगा थ्योरी के बारे में। तो बताना होगा कि 1 व 3 सही हैं, 1 व 2 सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको एक एक पॉइंट का पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व करने के काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं दोस्तों। ठीक है, प्यारे से क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एनसीआर में यानी कि क्या हो गया है बताएं, नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा का कितना अक्षेत्र आता है। हरियाणा का 57% अक्षेत्र इसमें आता है। हम सोचा करते थे पहले कि जो हरियाणा का भाग दिल्ली के साथ में लगता है, जैसे कि गुड़गांव हो गया, झज्जर हो गया, इस तरह की जगहें केवल वे ही एनसीआर में आती होंगी। लेकिन हरियाणा का एक बड़ा भाग 22 में से 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 57% हिस्सा हरियाणा का एनसीआर में आता है। किस जानवर की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ईवीएस का प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, लोमड़ी या चमगादड़ या कुछ और। लेकिन यहाँ पर जो बाघ है, शेर, बाघ, इनकी आवाज़ कई किलोमीटर तक जब ये दहाड़ते हैं और जब ये मुंह भी खोलते हैं तो इनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। कई कई किलोमीटर तक इनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी हैं, आप देखने के शौकीन हैं और आप ऐसी मूवीज़ देखते हैं जहाँ पर शेर दहाड़ रहा है और लोग जा रहे हैं, लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है, तो वहाँ पर वो डर जाते हैं कि यार आसपास शेर है। इसी कारण से ये कई किलोमीटर तक शेर की आवाज़ सुनाई दे जाती है। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन, सही का चुनाव करें। देखिए, एशिया, हरियाणा, भारत, तीनों चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, तीनों जगह हैं। एशिया, एशिया हो गया, एशिया के अंदर भारत है और भारत के अंदर हरियाणा है। यानी कि ये हमारा एशिया है, ये हमारा इंडिया, इसको भारत लिखते हैं ऐसे भी ठीक है, और ये हमारा हरियाणा। इस प्रकार से है, यानी कि आना चाहिए एशिया, भारत, हरियाणा। तो ये कहाँ पे है, एशिया, भारत, हरियाणा। ऑप्शन डी ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हरियाणा, भारत, एशिया। तो यहाँ पर हरियाणा, भारत, एशिया, सी और डी दोनों ठीक हैं। तो बताएं, अब बताएं क्या आप, मैं बताऊंगा आपको अभी। तो आंसर सी और डी दोनों सही हैं, है ना। ठीक है, इनमें से कथन सी भी सही है और कथन डी भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस साइड में प्यारी सी पिक लगी है हमारे लॉ की। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ यानी कि स्केड्यूल्स हैं। तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी भाई बताएं, क्या स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी और 8वीं अनुसूची भाषा की अनुसूची होती है। और जो 11वीं और 12वीं आखिरी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो 1994 में क्या पंचायती राज अधिनियम के तहत जोड़ी गई हैं।
हमने अनुसूचियां जान ली कि 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं और कितने कुल भाग हैं। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी ये एक बुक है, यह संविधान है हमारा, ठीक है। ये ऐसी प्यारी सी हमारी एक बुक है, ठीक है, ऐसी। अब इसको संविधान बोला गया है। अब जो इसमें स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कितने लेसन हैं, आप यूँ मान लें कि वो जो लेसन है वो 22 हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से पेज पर कौन सा है। तो जो मुख्य पॉइंट्स हैं यानी कि मुख्य लेसन है वो 22 हैं। हमारे संविधान की पुस्तक में कुल 22 लेसन है, कुल 22 भाग हैं। और अनुच्छेद 395, आप इनको सब पॉइंट बोल सकते हैं या फिर आप इनको बोल दें कि ये छोटे पॉइंट्स हैं या ऐसी चीज़ें। तो ये 395 हैं, ठीक है। और अनुसूचियाँ 12 हैं। ओके, समझ गए ना, काफ़ी समझदार हैं आप लोग। इसके बाद एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी अपने किस गुलाम को छोड़कर स्वयं चला गया था। एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक तो ये पता लग रहा है कि वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था, है ना। तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इससे एक वर्ष पहले सन 1191 में एक युद्ध हुआ था इन्हीं दोनों के बीच। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और ये युद्ध कहाँ पर हुए थे? ये हरियाणा के जो करनाल जिला है उसमें तराइन एक जगह है, इसको तरावड़े भी बोल देते हैं। ये दोनों तराइन के युद्ध थे। और 1192 में जो मोहम्मद गोरी था वह पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, हत्या कर देता है उनकी युद्ध भूमि में ही, और स्वयं जीत जाता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहता, वो अपने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक दास को गुलाम को छोड़कर स्वयं वापस लौट जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, फिर रजिया बेगम सुल्तान आती हैं जिनकी 1240 में हत्या होती है कैथल में। 1236 में ये गद्दी पर बैठती हैं। इनकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके बाद जो इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया बेगम सुल्ताना। और अब तक इतिहास ये था कि कोई भी महिला शासिका नहीं बनी और ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इनके भाई ज़्यादा योग्य नहीं थे, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे या वो इसके योग्य ही नहीं थे मुख्य तौर पर, तो ये कह सकते हैं हम। इसी कारण इन्होंने गद्दी संभाली और आपस में वैर विरोध के कारण मात्र 4 वर्ष के बाद ही इनकी कैथल में हत्या कर दी गई और अभी कैथल में इनका मकबरा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा जी का क्वेश्चन है कि नायब सिंह सैनी कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो ये 11वें नंबर के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो 2024 में अभी चुने गए हैं, ठीक है। वावल्स कितने होते हैं? और इनके पास कई सारे मंत्रालय भी हैं, अब की बार वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। वावल्स कितने होते हैं? तो वावल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको स्वर बोलते हैं। और जो बाकी बच गए 21 वो क्या हैं? उनको व्यंजन बोलते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इनके साथ आर्टिकल क्या लगता है? जब इनकी हिंदी में आवाज़ ए, ई, आई, ओ, यू की आए तो उनके साथ में हमेशा एन लगेगा। जिस प्रकार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, वैसे तो यह है वावल है, यू है, लेकिन इसकी आवाज़ य, यूनिवर्सिटी, य आ रही है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है। अगर यह आ गया तो यह स्वर हो गया। इसके साथ में ए लगेगा। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू तो है लेकिन अम्ब्रेला में आ गया, इस कारण यहाँ पर एन लगेगा। तो यहाँ पर भी हिंदी उच्चारण को ही महत्व दिया गया है। इसके बाद हिंदी का प्यारा सा क्वेश्चन, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते थे यहाँ पर। हमने क्विज में जो हमारी रात को 9 बजे टेलीग्राम पर क्विज होती है जिसमें आप लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आपको काफ़ी सहायता मिल रही है। आपके जो डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी, वो बताते हैं कि इससे आपको काफ़ी सहायता मिल रही है और आप लोग काफ़ी एक्टिव तैयार रहते हैं रात के 9 बजे इसके लिए। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को काफ़ी बार रिपीट भी किया गया है। हिंदी भारत की क्या है? क्या यह राष्ट्रभाषा है? यह राष्ट्रभाषा नहीं है। सांस्कृतिक भाषा है? नहीं, मात्र 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं, उनमें हिंदी नहीं है।
मातृभाषा है? नहीं, ये हो सकता है किसी विशेष स्थान पर मातृभाषा हो, लेकिन सभी जगह तो नहीं है। राजभाषा है, बिल्कुल, जो हमारा राजकाज है उसकी भाषा है हिंदी। ध्यान रखें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आप बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा है, तो अभी इसको छोड़ दें, क्योंकि यह राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को छोड़ने की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, क्योंकि भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं हैं, पूरे देश में एक भाषा नहीं है। इसी कारण से इसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, और संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। राजभाषा, राजकीय कार्य के लिए जो भाषा है वह हिंदी है। और मातृभाषा क्या होती है? किसी विशेष स्थान पर जो पहली भाषा होती है, जिस प्रकार हरियाणा में हिंदी है, पंजाब में पंजाबी, और साउथ में अलग अलग हैं, कहीं पर उड़िया है तो कहीं पर मलयालम है, इस प्रकार से तमिल तेलुगु भी हो सकती हैं। सांस्कृतिक भाषाएं क्या हैं? जिस प्रकार हमारे सांस्कृतिक नृत्य 8 हैं दोस्तों, उसी प्रकार हमारी सांस्कृतिक भाषाएं 6 हैं। और ये कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत इनमें शामिल हैं, लेकिन राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। आई होप कि जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स करते हैं क्वेश्चन के साथ में, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होता होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर गया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, इसका नाम ही पूर्व है, ठीक है, और ये दूसरे वाली पूर्व दिशा है। तो यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है बताएं। लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए पूर्व ईस्ट किस साइड होता है भाई? ईस्ट इस साइड होता है और वेस्ट इस साइड होता है। अभी हमें 2 ही दिशा में ज्ञान चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो पूर्व दिशा में यहाँ से 1 किलोमीटर गया और वापसी 2 किलोमीटर मुड़ आया। अब वापसी 2 किलोमीटर मुड़ आया, यानी कि यहाँ 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर वापसी 2 किलोमीटर वापसी मुड़ आया। तो वह किस दिशा में है? कहाँ से? अपने घर से। अभी यहाँ पर घर तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ से वह चला था उसी को घर हम मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है कि उसका घर कहाँ से है, लेकिन जहाँ से वह चला तो उसको घर ही माना जाएगा, है ना। तो अब वह वेस्ट में है, यानी पश्चिम में है अब तो वह, तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम में। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा यानी कि पंजा, संज्ञा, पंजा, इस प्रकार से आप इसको जोड़ भी सकते हैं। और 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, और 5वीं कौन सी है? परिमाणवाचक है क्या? तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। इसके बाद सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? हमने जब कल इसको क्विज में डाला तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि कर्क रेखा से ऊपर का स्थान गर्म होता है। नहीं होता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हमारा सूर्य है जो प्रकाश दे रहा है। 1 मिनट, इसको हम दोबारा से बनाते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारा सूर्य है जो प्रकाश दे रहा है, यहाँ ऐसे इस प्रकार से। तो आप बताएं कि सबसे पहले प्रकाश पृथ्वी पर कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा ना, बिल्कुल 0 डिग्री पर। यहाँ तो प्रकाश थोड़ी देर से जाएगा बाकी, है ना। जो ये दोनों पॉइंट हैं इनको बोलते हैं ध्रुव, ये ऊपर वाला उत्तरी और दक्षिण वाला दक्षिणी। तो सबसे पहले लाइट यहाँ पर पड़ेगी भूमध्य रेखा पर, है ना, और जो इसके आसपास का क्षेत्र है वहीं पर तो होगी सबसे अधिक गर्मी। तो भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक गर्मी होती है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में लाइट जाएगी, तो यहाँ के मुकाबले यहाँ ठंड होगी ना, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक ठंड होती है, ठीक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, तो इस तक ज़्यादा जाते थोड़ी कम गर्मी होती है। इसके बाद तो बहुत अधिक ठंड होने लगती है ना। जहाँ जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड ज़्यादा होती रहेगी। इसी कारण ध्रुवों पर बर्फ़ जमा हो जाती है। और ये एक प्यारी सी हमारी सीरीज़ भी चली हुई है ज्योग्राफी की, जो आपकी HTET CTET में तो काम आती ही है, जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस सीरीज़ को अगर आप देख लेते हैं तो हमने NCERT बेस ये है सीरीज़ चलाई हुई है, और एक एक कंसेप्ट को प्यार से बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी तो वहीं से सीखी है। मुझे भी पहले से में काफ़ी सारे डाउट थे ज्योग्राफी में कि कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी मकर रेखा है, लेकिन NCERT पढ़ने के बाद जब मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट की तो मेरा भी पक्का रिवीजन हो गया, और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड में मेरे आ गई आसानी से, तभी मैं आपको बता पाता हूँ, ठीक है। इसके बाद संगीत के किस महान कलाकार की हाल ही में मृत्यु हुई है?
ये करंट का क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन तबला वादक मशहूर संगीतज्ञ, इनका देहांत हो गया है अभी हाल ही में। तो जाकिर हुसैन। अलग का चुनाव करें, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अलग का चुनाव करें, यहाँ पर चार अलग लग रहा है लेकिन चार अलग नहीं है, क्योंकि कोई ट्रिक भी तो काम आती है, कोई फॉर्मूला भी तो लगता है। 25 यानी कि यह 5 का स्क्वायर है। 125 अभी कुछ नहीं दिख रहा। और 225 बताएं, या क्या यह बताएं किसका स्क्वायर है? यह क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है? अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो यह 15 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 125 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार से यह लॉजिक लगता है। वैसे ऐसा लग रहा है कि 5 से डिवाइड होने वाली ये है, लेकिन ये नहीं हो रही है। लेकिन जो प्रॉपर लॉजिक है वही यही लगता है कि इनका तो स्क्वायर किया गया है, लेकिन यह इसका स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर 625 होता तो फिर तो हम मान लेते कि यह 25 का स्क्वायर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अभी शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले व्यक्ति किस देश से हैं? तो वो भारत से ही हैं। क्या उनका नाम डी गुकेश है? ठीक है, यही है। इसके बाद रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? अभी हमने डिस्कस किया है कुछ मिनट पहले, तो वो कैथल में है। राम ने रावण को मारा में राम क्या है? राम करता है, जो कार्य कर रहा है वह करता हो गया, और इसकी विभक्ति ने होती है। जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वह कर्म होता है, उसकी विभक्ति को होती है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपके लिए छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? आपको ये बताना है। और अगर हो सके तो आप इसको कब अपनाया गया हिंदुस्तान में, और इसका समय कितना है, इसको गाने का समय कितना है, वो भी इसके साथ में आप बता ही देंगे। इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं बचता है, सिर्फ ये हमारा थंबनेल पोस्टर रहता है जो बताता है हमें कि हमने मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ का आज छठा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और एक एक सीरीज़ से लगभग 100 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ऑफिशियली 18 20 25 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से 4 5 क्वेश्चन निकाल कर अगर हम उसको मल्टीपल करें तो वह 100 क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाते हैं। और इतना सारा भंडार ज्ञान का मात्र 15 से 20 मिनट में आप तक पहुंच जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लेकर आप थोड़े स्टेबल हो जाएं, और उसके बाद आपके ज्ञान वृद्धि के लिए आप चीज़ें सीखते रहें, क्योंकि सबसे पहले स्टेबल होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन आप यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, आपकी पारिवारिक कंडीशन अभी आप सक्षम नहीं है, तो पहले आप उसके लिए कार्य करें, वो अच्छा है। और जल्दी से जल्दी नौकरी लेकर फिर भी अपने ज्ञान को आपको लगातार बढ़ाना ही है। फिर भी आपको रुकना नहीं है कि एक बार जॉब मिल गई तो आप कहीं ठहर गए। आप उससे आगे जॉब की तैयारी करें, या फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकें पढ़ें। पढ़ाई बेहद ज़रूरी होती है और पढ़ाई से ही बदलाव संभव है। और अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो किताबें भी साथ साथ में पढ़ते ही रहिए। जिस प्रकार मैं अभी पढ़ रहा हूँ ठक्कन से नागार्जुन करके एक स्टोरी है। नागार्जुन जो हिंदी के कवि हुए हैं, उनकी ये बायोग्राफी कह लीजिए, उनके ही पुत्र द्वारा लिखी गई है। काफ़ी मज़ा आता है इनको पढ़ते हुए, माइंड भी फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, और इनको सुनकर भी अच्छा लगता है कि किस किस प्रकार के लोग हुए हैं। हमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटी दिखती हैं हमारे और इनके अंदर। और जब एक आम सा बच्चा, आम सा इंसान निकल कर इस जगह से काफ़ी कुछ सुधार कर सकता है, काफ़ी बदलाव कर सकता है अपने परिवार के लिए भी और संसार के लिए भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी प्रकार नई चीज़ें पढ़ने से हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और मैं तो यही बोलता हूँ कि हम वैसे ही बन जाते हैं जिस प्रकार हमारे आसपास के लोग होते हैं। और अगर आपके आसपास सकारात्मक लोग नहीं हैं, नकारात्मक हैं, तो आप हो सके तो इंटरनेट सोशल मीडिया पर अच्छे लोगों का साथ बनाए रखें। आप द टीचर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं, यह काफ़ी आपके लिए अच्छा है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपके आसपास प्रैक्टिकली लोग नहीं हैं सकारात्मक, तो आप इंटरनेट पर अच्छे लोगों की संगत कर सकते हैं। और आपके अगर माइंड में है तो आप बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि अभी आप काफ़ी सारी दुविधाओं को झेल रहे हों, लेकिन दुविधाएं सभी के साथ हैं, समस्याएं भी सभी के साथ हैं, और आप इनको टक्कर देकर हर दिन पढ़ रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दिन तो जाना है, दिन के 24 घंटे तो चलते रहेंगे, है ना। समय की सुई तो टक 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 चलती रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें से टाइम निकाल कर खुद को टाइम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, तो आप खुद के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं। और पढ़ते रहें, द टीचर के साथ जुड़े रहें, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और आप अगर खुद को 1 महीने पहले या 1 वर्ष पहले से आज कंपेयर करें तो आप
खुद देख सकते हैं कि आपने अपने ज्ञान में कितनी सारी बढ़ोतरी कर ली है। और हर रात को जो 9 बजे टेलीग्राम पर क्विज होती है उसको अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। टेलीग्राम किस नाम से है? द टीचर्स 02, यही स्पेलिंग है द टीचर्स की जो आपको चैनल पर दिख रही है। इसके साथ में 02 लगाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक आसानी से मिल ही जाएगा। तो वहाँ मिलते हैं। कोई भी आपकी क्वायरी है टेलीग्राम पर बताएं, इंस्टाग्राम पर बताएं, वहाँ हम एक्टिव रहते हैं आपके लिए हमेशा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाती है टेलीग्राम में ही। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।